अमावस्या की रात थी। चारों तरफ सन्नाटा था और केवल गीदड़ों के रोने की आवाजें आ रही थी। राजा विक्रम तलवार लेकर उस भयानक श्मशान की ओर बढ़े। अंततः उन्हें वो विशाल और पुराना पेड़ मिल गया जिसकी टहनियां कंकाल जैसी लग रही थीं। राजा विक्रम बिना डरे पेड़ पर चढ़ गए और अपनी पैनी तलवार से उस रस्सी को काट दिया जिससे वो शव लटका था। जैसे ही शव नीचे गिरा, वो अचानक खिलखिलाकर हंसने लगा। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण शव नहीं, बल्कि बेताल नाम का एक जिन्न है। राजा ने बेताल को उठाकर अपने कंधे पर लाद लिया। तभी बेताल ने राजा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, राजन, तुम बहुत साहसी हो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, पूरे रास्ते तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। अगर तुम बोले तो मैं उड़कर वापस इसी पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा ने सिर हिलाकर शर्त स्वीकार की। तभी बेताल फिर बोला, रास्ता बहुत लंबा और डरावना है राजन, चलो समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यहीं से शुरू हुआ बुद्धि, धैर्य और न्याय का वो अद्भुत खेल जिसे बेताल पच्चीसी के नाम से जाना जाता है। राजकुमारी पद्मावती और बुद्धिमत्ता का संकेत। बहुत समय पहले की बात है। राजकुमार वज्रमुकुट अपने सबसे अच्छे मित्र बुद्धिसागर के साथ घने जंगल में शिकार खेलने निकले। वज्रमुकुट साहसी और वीर थे, जबकि बुद्धिसागर अपनी तेज बुद्धि और चतुरता के लिए जाने जाते थे। दोनों घोड़ों पर सवार होकर गहरे जंगल की ओर बढ़ रहे थे, जहां पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट के बीच वे एक नई खोज की तलाश में थे। चलते चलते वे एक अत्यंत सुंदर और शांत झील के किनारे पहुंचे। वहां के स्वच्छ नीले पानी में कमल के फूल खिले हुए थे। तभी राजकुमार की नजर झील के दूसरी ओर अपनी सखियों के साथ टहल रही राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उन्हें देखते ही रह गए। राजकुमारी ने भी मुस्कुराकर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमारी पद्मावती ने बिना कुछ बोले एक कमल का फूल तोड़ा। उन्होंने उसे अपने कानों से लगाया और फिर राजकुमार की ओर देखते हुए एक रहस्यमयी मुस्कान दी। राजकुमार वज्रमुकुट उलझन में थे, वे बस टकटकी लगाए उन्हें देख रहे थे। राजकुमार को समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमारी उन्हें क्या बताना चाह रही हैं। इसके बाद राजकुमारी ने उस फूल को अपने दांतों से हल्का सा दबाया। फिर उन्होंने फूल को अपने हृदय से लगाया और अपनी सखियों के साथ वहां से विदा हो गईं। राजकुमार वज्रमुकुट वहीं खड़े रह गए। उनका मन व्याकुल हो उठा। वे उस सुंदर राजकुमारी के बारे में और जानना चाहते थे, लेकिन वे उनके संकेतों का अर्थ नहीं समझ पा रहे थे। शाम को जब दोनों मित्र अपने शिविर में वापस लौटे तो राजकुमार बहुत उदास थे। उन्होंने बुद्धिसागर से कहा, मित्र, राजकुमारी ने बिना कुछ कहे इतने सारे इशारे किए, लेकिन मैं उनका अर्थ नहीं समझ सका। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उनके बिना मेरा मन कहीं नहीं लग रहा। बुद्धिसागर मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, चिंता न करें, राजकुमारी बहुत बुद्धिमान है। जब उन्होंने फूल को कान से लगाया तो उसका अर्थ था कि वे कर्नाटक देश की हैं, कान से कर्नाटक। जब उन्होंने उसे दांतों से दबाया तो वे बता रही थीं कि उनके पिता का नाम राजा दंतपाल है, और हृदय से लगाने का अर्थ था कि आप उनके हृदय में बस गए हैं। बुद्धिसागर की बुद्धिमानी सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुए। दोनों तुरंत कर्नाटक देश की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर वे एक बूढ़ी औरत के घर रुके जो कभी राजमहल में काम करती थी। राजकुमार ने उस बूढ़ी औरत को अपना दूत बनाकर राजकुमारी के पास भेजने का निश्चय किया। बुद्धिसागर ने बूढ़ी औरत को समझाया कि राजकुमारी को क्या जाकर कहना है। उन्होंने एक गुप्त संदेश तैयार किया जिससे राजकुमारी को पता चल जाए कि राजकुमार उनसे मिलने कर्नाटक आ पहुंचे हैं। बूढ़ी औरत ने बुद्धिसागर की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और राजमहल की ओर निकल पड़ी। संदेश मिलते ही राजकुमारी पद्मावती की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने बूढ़ी औरत के माध्यम से राजकुमार को मिलने का स्थान और समय बताया। अंत में एक चांदनी रात में उपवन के गुप्त द्वार पर राजकुमार वज्रमुकुट और राजकुमारी पद्मावती की मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। राजकुमार और राजकुमारी का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। राजकुमार ने महसूस किया कि केवल साहस ही काफी नहीं है, जीवन की कठिन गुत्थियों को सुलझाने के लिए बुद्धि और अच्छे मित्रों की सलाह भी बहुत जरूरी है। बुद्धिसागर की चतुराई ने दो प्रेमियों को मिला दिया था और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई।